वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किंग जो कि फ्रांस के थे, उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, और फ्रेंच सोसाइटी कैसा था ओल्ड रिजिम में। ओल्ड रिजिम मतलब 1789 से पहले के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे 1789 से पहले क्या था, सोसाइटी कैसा था, समाज कैसे बटा हुआ था, राजा कौन थे। ठीक है, राजा जब आए तो उनके पास क्या क्या था, क्या नहीं था, किस तरह से वो संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए, इसके बारे में। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किंग से। तो देखिए, बात है 1774 की। इन 1774 आप बुक फॉलो कर सकते हैं, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। 1774 की कि लुईस 16 दिया, वहाँ पे वैसा ही नाम होता है जैसे आप ब्रिटेन में सुने होंगे। ऑफकोर्स एलिजाबेथ 1 2 3 4 ऐसे ही ये जो है यहाँ पे भी नाम जो दिया जाता था उसी तरह से। तो लुईस 16 थे, ठीक, 16 ये थे राजा। कब? इन 1774 के। और सबका अपना अपना एक परिवार होता है ना, फैमिली होता है ना, बैकग्राउंड होता है ना। तो वैसे इनका जो फैमिली था वो था बॉर्बन फैमिली। और बिस्कुट से इसको रिलेट नहीं कीजिएगा, इनका फैमिली है बॉर्बन फैमिली, इसे ये रिलेट करते थे 1774 में। ठीक है, ये हुए क्या? ये हुए किंग। ओके, ये कब राजा बने थे? तो एट एज ऑफ 20 ईयर्स ओनली, 20 ईयर्स में ही ये राजा बन गए थे। और उनकी शादी भी हो चुकी थी। ठीक है, और शादी जो हुई थी वो ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुई थी। ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया मुझे भी बोलने आता है, ऑस्ट्रिया से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एक अलग है, ठीक है, न्यूजीलैंड के पास, और ऑस्ट्रिया फ्रांस के पास है। तो जो क्वीन थी, ठीक है, यानी किंग्स वाइफ, वो कौन थी? उनका नाम था मैरी एंटोनिटी, मैरी एंटोनिटी या एंटोनिटी, क्या जो आपको बोल रहा हूँ, मैं मैरी एंटोनिटी बोलता हूँ। ये थी क्या? क्वीन। ठीक है, ये क्या कौन थी? तो प्रिंसेस ऑफ, ठीक है, राजकुमारी थी कहाँ की? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की। अब देखिए, बात ये है कि जब ये राजा बने, यानी लुईस 16 जब राजा बने, तो इन्होंने एम्प्टी ट्रेजरी पाया। मतलब इनका जो खजाना होता है, राजा के पास खजाना होता है ना, जैसे आज भी हम लोग का जो गवर्नमेंट, भले ही हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास जो क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पास एक खजाना रहता है, जहाँ पीएम के फंड्स नहीं होंगे उस तरह से पैसा रहता है सभी के पास। तो राजा था, उनके पास भी खजाना था, ट्रेजर था। लेकिन जब ये आए, कौन? किंग लुईस 16, तो उनका जो ट्रेजरी था, जो खजाना था, वो पूरी तरह से खाली था। अब क्यों खाली था, इसके बारे में भी है, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन अक्सर देखा गया है 5 नंबर में आते हुए। ठीक है, तो आप अच्छे से इस आंसर को तैयार भी करेंगे, मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी दूंगा और समझाऊंगा। तो जो किंग था, किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। ठीक है, और आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि एम्प्टी ट्रेजरी किंग क्यों पाया। ठीक है, और इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टैक्स क्यों बढ़ाना पड़ा किंग को, क्योंकि किंग को एम्प्टी ट्रेजरी था इसलिए वो टैक्स बढ़ाया। तो क्यों बढ़ाया, ये सब, यही सब कारण से। तो पहला देखते हैं कि इसका एम्प्टी ट्रेजरी जो खजाना है वो खाली क्यों हुआ होगा। ऑफकोर्स खजाना खाली होने का क्या मतलब है कि बहुत जगह पैसा खर्च हुआ होगा। ठीक है, तो पहला जो उसमें कारण निकल के आता है वो आता है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार। ठीक है, बहुत सारा युद्ध हुआ था। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार। अब ये वार कहाँ हुआ था, थोड़ी देर में समझते हैं। ठीक है, लॉन्ग ईयर ऑफ वार्स, इसमें पैसा, आप ज़्यादा पैसा, जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, तो बंदूक, सैनिकों का जो कपड़ा है, जो खाना है, कैंप, इस सब में पैसा खर्च होता है ना। तो उससे क्या हुआ, उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। आप सुने तो होंगे, लंबे जितना युद्ध होता है उतना ज़्यादा युद्ध जो है वो हमेशा विनाशक ही देता है, मतलब हमेशा नाश ही करता है किसी चीज़ का, ज़्यादा कुछ डेवलप तो होता नहीं। तो बहुत लंबा युद्ध चला था इसका। और क्या कारण था? और था कारण इसका कि एक बहुत बड़ा कोर्ट था इसका, एक पैलेस था, एक महल था इसका बहुत बड़ा। ठीक है, और उसमें वो कोर्ट, उसका सभा बैठता था, और उसको हम लोग, उसका नाम भी है पैलेस ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स का जो महल था उसमें कोर्ट बैठता था। वो पैलेस इतना बड़ा था कि उसके सिर्फ रख रखाव में, ठीक है, उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। आप ये समझिए जैसे राष्ट्रपति भवन है या कोई बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा या ऐसे करके आप बहुत बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, लेकिन उसमें जो खर्चा है उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने में, साफ़ सुथरा करने में, इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो बिजली सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वो था। ठीक है, अब भले ही राजा का पैसा कम है लेकिन शौक बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण हुआ। तो मेंटेनिंग कोस्ट ऑफ, ठीक है, कोस्ट, ये आपके बुक में एक्स्ट्रा वेजेंट कोस्ट लिखा हुआ। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब होता है क्या, एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब फिजूल खर्ची। तो मेंटेनिंग कोस्ट ऑफ, किसी चीज़ का कोस्ट मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग कोस्ट ऑफ कोर्ट एट पैलेस ऑफ वर्सेल्स, जो महल था कहाँ पे, वर्सेल्स में, वहाँ पे बहुत बड़ा था। तो इसको मेंटेन करने में ऑफकोर्स पैसा तो लगेगा ही, ज़्यादा खर्च होगा ही इसमें। उसके बाद थर्ड जो था, यहाँ पे हम लोग युद्ध के बारे में बात करते हैं, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
ठीक है। तो आपके बुक के हिसाब से, और वहाँ पे हुआ भी था, हुआ क्या था, 13 कॉलोनी थे। कॉलोनी तो समझते हैं ना, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाया हुआ कि जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन हमारे देश को देश पे कंट्रोल किया हुआ था, पॉलिटिकली भी और पूरा खेत वगैरह पे भी, इकोनॉमिक पे भी। तो उसी चीज़ को बोलते हैं कॉलोनी बना लेना, ठीक है, यानी अपना घर बना लेना, ठीक है। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हुआ क्या था, सुनिए। ब्रिटेन जो था, ये ब्रिटेन, इसका फ्रांस से भी दुश्मनी था बहुत सारे कारणों से, अभी उतना ऐसा होना। और ये जो था अमेरिका को, जी हाँ, अमेरिका के बहुत सारे जगह को कॉलोनी बना के रखा हुआ था। तो बात यह है कि जब अमेरिका के बहुत सारा जगह को ये कॉलोनी बना के रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसका भी दुश्मन है ब्रिटेन, और इसका भी दुश्मन है, तो दुश्मन, ठीक है, ये जो है ये दोनों का दुश्मन है। दुश्मन भाई होते हैं, दुश्मन का दोस्त जो होता है भाई, ठीक है। तो जब दुश्मन का दुश्मन भाई हुआ तो ये दोनों हो गया भाई, ठीक है। दोस्त बन गया, दोस्त बना तो इसको पैसा देना पड़ता था। अब बहुत ज़्यादा पैसा जब देना पड़ता था, ठीक है, तो इसी में क्या हुआ था, इसका बहुत ज़्यादा खर्च भी हुआ था, ठीक है। इसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था, जो एक कारण था इसका एम्प्टी ट्रेजरी का, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प किया था अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका में आप बहुत ज़्यादा फिल्म में, बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा रहता है, ठीक है, मसाल लिए हुए एक औरत रहती है, वो भी फ्रांस ही दिया हुआ है अमेरिका को, ठीक है। मैंने तो आपको शुरू में ही बोला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा आइडिया जो है हम लोग जो पूरा वर्ल्ड में भी फैला हुआ वो फ्रांस से ही निकला था, ये था, ठीक है। उसके बाद क्या था, हाई इंटरेस्ट रेट। अब देखिए, ये सब इतना जब काम चलता रहता है, कभी भी कोई भी कंपनी हो या राजा हो, वहाँ पे बहुत सारा लोन लेना पड़ता है उसको, ठीक है। इतना ही सब काम चल रहा है तो लोन लेना पड़ता है। और लेंडर जो होता है, जो देनदार होते हैं, अब आप थोड़े दिन तक पैसा नहीं देंगे तो चलेगा, अब आप बहुत दिन तक पैसा नहीं दे रहे हैं उस लेंडर को, देनदार को, तो वो क्या करेगा, वो तो कैसे भी अपना फैमिली या अपना तो पोजीशन बनाए रखेगा ना, तो वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा आप पे। तो हाई इंटरेस्ट लेता था, ठीक है, हाई इंटरेस्ट इस पे ऑन लोन बाय लेंडर्स के द्वारा। और इससे क्या हुआ था, तो इससे बहुत ज़्यादा उस पर फ्रांस पे डेप्ट चढ़ गया था, ठीक है, कर्ज चढ़ गया था। कितना, लगभग 2 बिलियन लिबरे उस टाइम का करेंसी है, जी हाँ, ठीक सुने आप, लिबरे, ठीक है, लिबरे या लिबर जो बोले, ये करेंसी है फ्रांस का उस टाइम का, करेंसी ऑफ फ्रांस, ओके। हाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय लेंडर, और कितना हो गया था, अबाउट 2 बिलियन लिबरे, बहुत ज़्यादा हो गया। आप इसको रिलेट कीजिए, जैसे 2 बिलियन लिबरे है, आप इसको रुपया से, जो रुपीज़ है हम लोग का इंडिया में, उससे रिलेट कर सकते हैं। और देखिए, और भी बहुत सारा राजा जो है, जब राजा कोई बनता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, आर्मी है, कोर्ट है, ठीक है, उसके बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, यूनिवर्सिटी है, इस सब को देखना पड़ता है। तो मेंटेनिंग किस चीज़ को, आर्मी को मेंटेन करने में, मेंटेनिंग आर्मी, क्योंकि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग को पढ़ना है कि कैसे खाली हुआ, तो इसको देखना तो पड़ेगा ना कि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इतना युद्ध नहीं करता तो उतना नहीं होता, उसके बाद इतना बड़ा कोर्ट नहीं रखता, इतना बड़ा पैलेस नहीं रखता तो नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा लोन नहीं रहता, ज़्यादा कर्ज नहीं रहता, तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड यूनिवर्सिटी, ये आपके 5 पॉइंट हो गए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी, फ्रेंच जो सोसाइटी था उसको 3 पार्ट में बांटा हुआ था, और सिर्फ कुछ लोग ही थे जो थर्ड पार्ट के जो थे, थर्ड ग्रुप के ही थे, वो सिर्फ लोन देते थे। तो इस सब कारणों से क्या हुआ था कि एम्प्टी ट्रेजरी था, और इससे क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। अब हम लोग चलते हैं फिर से किधर, सोसाइटी की तरफ। तो यहाँ आप लोग समझ गए कि 1774 का बात है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, 1774 का बात है। लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली के थे, वो फ्रांस का राजा बने थे। 20 ईयर्स के जब थे, तब उनका जो शादी था, वो जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी, उनसे शादी हुआ था। जब ये राजा बने थे तो उनका खजाना खाली मिला था, कारण ये सब हुए, बहुत लंबे युद्ध बहुत हुआ था, उसके कारण सारा रिसोर्स उनका ख़त्म हो गया था, सारा संसाधन। उसके बाद बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा था, बड़ा बड़ा जो महल था उनका, खास के वेसल्स, वहाँ पे खर्च होता था, ठीक है। लुई 16 ही अंदर, लुई 16 जब राजा बने थे, उसी के अंदर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। अमेरिका जो था, 13 अमेरिकन कॉलोनी थे, वो ब्रिटेन से आज़ादी पाया था, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा था, जिसके कारण इस पर 2 बिलियन लिबरे तक का क्या हुआ था, लोन चढ़ गया था। अब जो लेंडर, जो देनदार थे, जिन्होंने इनको पैसा दिया था, ठीक है, क्रेडिट पे, तो वो क्या करने लगेंगे, वो अब ज़्यादा लोन लेने पड़ेंगे, तो इन्होंने 10% लोन लेना शुरू कर दिया, 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया लोन पे, जिसके कारण फ्रांस का जो गवर्नमेंट था वो टैक्स बढ़ाया, ठीक है।
अब देखिए इतना ज़्यादा हो रहा था, एक और पॉइंट लिख ही लीजिए आप कि जो किसी भी जो राजा का या किसी भी देश का जो बजट जो होता है, जो पैसा होता है, अब उसको अलग अलग जगह यूज करता है। लेकिन इसका क्या था, जो भी बजट आता था वो सब इसको मैक्सिमम खत्म कहाँ देना पड़ता था, तो टैक्स का इंटरेस्ट चुकाने में। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण इसका ट्रेजरी खाली रहता था, पैसा जाता ही नहीं था तो खाली रहेगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्पेंडिंग, ठीक है, स्पेंड करता था, खर्च करता था किस चीज़, क्या चीज़, एंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट, ठीक है, अपने बजट का जो लार्ज परसेंट था, इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था। अब कुछ जा ही नहीं रहा है राजकोष में, राजा के खजाने में, तो कहाँ से आएगा, ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये सब बातें थी। अब इसी के कारण, यही सब कारण है जिसके कारण क्या हुआ था, लोन जो टैक्स था वो भी बढ़ाना पड़ा था राजा को, और उसके कारण ही हंगामा हुआ था। और फाइनली बेचारे जो 1792-93 में आखिरी आते हैं, 1789 में वो पिछला वाला घटना हुआ जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, 1789 में, और धीरे धीरे इनको अपना गद्दी छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे इनको मार भी दिया गया। ओके, अब समझते हैं सोसाइटी के बारे में, इतना चीज़ समझने के बाद। और सोसाइटी से पहले एक टर्म आया ओल्ड रिजिम, उसको मैंने वैसे तो बता दिया, फिर भी हम लोग मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। ओल्ड रिजिम है क्या, या रेजिम जो बोलिए, तो पहले तो ओल्ड तो समझते हैं पुराना। रेजिम क्या है, ठीक है, रेजिम सिंपली मीन्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कोई फॉर्म गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह का है, क्या रूप है उसका वो, या बोल सकते हैं कि उस टाइम में कैसा प्रिवेलिंग था सिस्टम, मतलब किस तरह के सिस्टम चल रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक का क्या मतलब था कि राजा, उसकी फ्रांस की सोसाइटी जिसके बारे में पढ़ेंगे, और ओल्ड रिजिम, ठीक है। ओल्ड रिजिम में यानी पुराने जो राजा थे किस तरह का सिस्टम चल रहा था उस टाइम में। तो ओल्ड रिजिम सिंपली मीन्स कि सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789। अच्छा, 1789 से पहले ही क्यों, क्योंकि आप देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि 1789 में बहुत सारा हंगामा हुआ था, ठीक है, कैसे बास्टिल फोर्स को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, बहुत सारा घमासान हुआ था, तो इसीलिए दो स्टेट में बांटा गया है। इसके बाद तो बहुत सारा चेंजिंग आ गया, आप अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे कि 1789 में बहुत ज़्यादा चेंज आया, ठीक है। मोनार्क जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ, जिसका इंट्रोडक्टरी में मैंने बताया हुआ, बहुत सारा चेंज हुआ। तो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789 से पहले जो है उसको क्या कहा जाता है ओल्ड रिजिम। एक और चीज़ है आपको समझना यहाँ पे, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, ये सब को काम आएगा सोसाइटी समझने में। फ्यूडल सिस्टम, अब फ्यूडल क्या है, तो फ्यूडल का सिंपली मतलब होता है कि पैसा को, जो हमारा लैंड है, लैंड को देना किसी दूसरे को, अपने स्लेव को या किसी दूसरे फार्मर को, इस बेसिस पे कि उसको बहुत अपना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। हम लोग गांव घर में ये चीज़ होता है कि किसी किसान को अपना ज़मीन दे दिया और उससे उसके बदले या तो पैसा या तो अनाज लेता था, वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम क्या है, तो फ्यूडल सिस्टम एक सिस्टम था जिसमें लैंड दिया जाता था, रिलेटेड टू गिविंग लैंड दिया जाता था, किस चीज़ को, टू स्लेव, या आप यहाँ पे वेसल्स, बुक में वेसल्स पाएंगे, वेसल्स या स्लेव्स, ऑन सम कंडीशन, ठीक है। और वो कंडीशन क्या रहता था, बहुत सारा कंडीशन रहता था कि तुमको बहुत पैसा देना पड़ेगा, या हमको फ्री में सर्विस देना पड़ेगा, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इनको ज़बरदस्ती बुला लिया जाता था, कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था, ऑन सम कंडीशन। वो कंडीशन सर्विस हो सकता है कि आपको हमको सेवा देना पड़ेगा, पेमेंट हो सकता है, या कुछ भी, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन पर। तो फ्यूडल सिस्टम, तो जो सोसाइटी था उस टाइम का फ्रांस का, वो फ्यूडल सिस्टम पर ही चलता था। उस टाइम में किसान सब थे जो खेती करते थे, उनको लैंड दिया जाता था इसी कंडीशन सब पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, एक बार और नज़र देते हैं फ्रेंच सोसाइटी पे। तो फ्रेंच सोसाइटी जो था वो 3 ग्रुप में बटा हुआ था। उसी तरह से अगर हम देखें अपने थोड़ा सा हिस्ट्री, अपने देश का हिस्ट्री में झांक के देखें, तो हम लोग का भी हिस्ट्री जो था, पुराना हिस्ट्री आप 6 में पढ़े होंगे कि हम लोग का जो हिस्ट्री था उसमें सोसाइटी को 4 पार्ट में किया हुआ था, ठीक है। आपको याद हो, ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। उसी तरह से फ्रेंच सोसाइटी जो था वो 3 ग्रुप में बटा हुआ था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और उसको स्टेट बोलते हैं। वो जो ग्रुप है उसको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। वैसे स्टेट मतलब संपत्ति होता है, पर यहाँ स्टेट का मतलब ग्रुप है। फर्स्ट स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है, ये 3 स्टेट्स थे। अब देखिए, तो आपको लग रहा होगा कि देखो चलो ठीक है, सब टैक्स तो देता ही होगा, ठीक है, टैक्स दे रहा होगा तो सब कुछ पूरा हो जाता होगा, पर यही तो बात थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स देता था। अच्छा, क्या बात है ऐसा फर्स्ट और सेकंड स्टेट में कि वो पैसा नहीं देते थे? तो इनमें जो थे ना, वो राजा के बहुत करीबी थे। तो आप तो समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल पोस्ट पे और आप उसके बहुत करीबी है तो सब कुछ फ्री में चलने लगता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट में कौन रहते थे पहले समझते हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एकदम प्योरली रखा हुआ था
क्लर्गी और नोबिलिटी के लिए। अब ये क्लर्गी और नोबिलिटी क्या है तो समझते हैं। ये था फर्स्ट स्टेज किसके लिए, फॉर क्लर्गी। अब क्लर्गी कौन है, वो पीपुल जिनके पास चर्च का राइट है, जो चर्च को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पीपुल रिलेटेड टू चर्च, जो चर्च से रिलेटेड है, चाहे वो पादरी हुआ, ठीक है, फादर हुए, या जो पीपुल रिलेटेड टू चर्च। उसके बाद सेकेंड स्टेट में कौन होते थे, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी होते थे। अब ये नोबिलिटी कौन है, तो वो सारे लोग जो राजा के बहुत करीबी होते थे, चाहे उनका फैमिली हो या उनके आसपास रहते हो, उनको कोई सूचना देते हो, वो सब नोबिलिटी। और नोबिलिटी में जो लोग रहते थे वो मैन नियर मैन हैविंग रिलेशन विथ, कुछ रिलेशन संबंध रहता था किसके साथ, रिलेशन विथ किंग, और जिसके कारण इनका प्रॉपर्टी भी बहुत था, एंड हैविंग हाई फ्यूडियल वैल्यू, फ्यूडल वैल्यू। और उनका फ्यूडल वैल्यू यानी लैंड जो देते थे बहुत सारे, वो भी बहुत बड़ा रहता था, हैविंग हाई फ्यूडल वैल्यू, ठीक है। जो किसान सबको लैंड दिया जाता था इनके द्वारा, वो भी ज़्यादा रहता था। थर्ड स्टेट में कौन थे, अब थर्ड स्टेट में ये दो ग्रुप बन गए। अब थर्ड स्टेट में जितने इस दोनों के अलावा है सब आ गए, ठीक है। कौन सब आ गए, तो वो चाहे बिजनेसमैन हो, छोटा या बड़ा, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो मर्चेंट हो, कोई व्यापारी हो, ओके, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, चाहे लॉयर हो, ठीक है, पीजांट्स हो, किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, आर्टिजियंस हो, कोई कलाकार है, वो सब, सर्वेंट्स हो, वो सारे, ठीक है। मतलब समझिए ये दोनों एकदम अमीर थे और ये सब गरीब बेचारे सब, ठीक है। पर ऑफकोर्स बिजनेसमैन और मर्चेंट भी थे, और हर बिजनेसमैन मर्चेंट का एक दिन आता है, ठीक है। और वही हुआ अभी जो 70-89 का रिवॉल्यूशन जो आया। आपको क्या लगा 70-89 में वैसे ही हो गया होगा रिवॉल्यूशन? पहले लोग नहीं कोशिश करते होंगे कि ये सब चीज़ हटा दिया जाए, होता था, लेकिन इसी टाइम में क्यों हुआ, कैसे हो गया, तो इसके बारे में ही तो पढ़ना है। मैंने तो वैसा बोला ही था, सस्पेंस थ्रिलर मूवी जैसा ये। तो बिजनेस, मर्चेंट, ऑफिशियल, लॉयर्स, ये सब रहते थे इसमें। अब इनको क्या था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले को कुछ स्पेशल राइट थे, ठीक है, बाय बर्थ। अब ये स्पेशल राइट क्या होता है, स्पेशल राइट को स्पेशल राइट बाय बर्थ, बहुत सारा एक विशेष अधिकार नहीं बोलते हैं, विशेषाधिकार, जिसको इंग्लिश में आप प्रिविलेज बोलेंगे, प्रिविलेज रहता था कि तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम ज़मीन दे सकते हो थर्ड स्टेट वाले को, उसके बदले तुम उनसे पैसा ले सकते हो, ठीक है, फ्री में सर्विस करवा सकते हो, कि बहुत सारा ऐसा ही फ़ायदा था। तो स्पेशल राइट, या इसको आप अच्छे से अगर देखेंगे बुक सब में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा प्रिविलेज था इनके पास। क्या था, स्पेशल राइट था या प्रिविलेज था, प्रिविलेज, ठीक। चलिए अब समझते हैं कि आखिर जब राजा ने सोच लिया था टैक्स बढ़ा देते हैं, तो टैक्स बढ़ा देते हैं तो काम चल जाता, ठीक है, फिर से सब कुछ बैलेंस हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जो थे इनके पास कुछ स्पेशल राइट थे, कुछ स्पेशल राइट जैसे नो पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, टैक्स ये सब नहीं देते थे। अब सोचिए जिनके पास पैसा है वही पैसा नहीं देंगे तो कहाँ से देश चलेगा, ठीक है। ये सब बेचारे गरीब सब, ठीक है, रोज़ खा के रोज़ कमा के खाने वाले, ठीक है, रोज खेती करने वाले, उनसे ही सिर्फ पैसा लिया जाता था, टैक्स लिया जाता, नो पेमेंट ऑफ टैक्स। और इनके पास यहाँ तक तो टैक्स नहीं देते थे, किसान सब से भी, तो थर्ड स्टेट थे उनसे भी टैक्स लेते थे, टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम थर्ड स्टेट, ठीक है, थर्ड स्टेट। अब बात समझिए आप, यहाँ पे क्या कमी आया था, तो आपको कुछ फैक्ट समझना होगा, तो आप अपने आप जो कितना ग्रेव कंडीशन था उसके बारे में समझ लेंगे। 90% जो था हम लोग का पॉपुलेशन, फ्रांस का पॉपुलेशन, वो किसान था, फार्मर जो थे वही थे, पीजान जो थे वही थे। अब 90% है किसान है, इन्हीं को पैसा भी देना है, लेकिन इनके पास बहुत कम ज़मीन है, एंड हैव owned वेरी स्मॉल लैंड, वेरी स्मॉल लैंड। अब बहुत छोटा छोटा लैंड है, लेकिन और उसमें जो लैंड है, लैंड का 60% जो रहता था, मतलब लैंड समझिए उसमें जितना हुआ, तो 60% जो था वो यही दो ग्रुप रखते थे। 60% लैंड वाज owned बाय क्लर्गी एंड नोबिलिटी, क्लर्गी और नोबिलिटी ही 60% लैंड रखते थे। अब 60% लैंड इनके ही पास है, या और भी जो बचा उस 60% के बाद वो रिच बिजनेसमैन के पास था, ठीक है, लॉयर्स के पास था, मतलब किसान के पास बहुत कम ज़मीन था। अब किसान के पास जब बहुत कम ज़मीन रहता है तो उस कंडीशन में अब इसको टैक्स भी देना है। अगर एक बार भी किसान तो हर ईयर में जो उसका उपज होता है उससे टैक्स देगा। अब हर ईयर में अगर मान लीजिए एक बार सीज़न ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में वो पैसा कहाँ से देगा। इसके कारण जो था फ्रांस का और बुरा हालत था, ठीक
ठीक है। ये सब कारण से एक क्राइसिस भी हुआ है, जिसको हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये तो समझे इनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते थे, ठीक है, जिसको फ्यूडल प्रिविलेज भी कह सकते हैं। अब इस फ्यूडल प्रिविलेज के अंदर किसान लोगों को इनको सर्विस भी देना पड़ता था, जो थर्ड स्टेट के थे उनको सर्विस भी देना पड़ता था, फ्री में सेवा भी करना रहता था, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो या घर का कंस्ट्रक्शन हो, उसके साथ साथ टैक्स भी देना पड़ता है। 2 टैक्स फेमस है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, चलिए इसी बारे में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं टाइथ्स एंड टेली, 2 है, इसके बारे में टाइथ्स एंड टेली, ठीक है। अब इसका नाम से ही लग रहा है टाइथ्स सिंपली थोड़ा हमारा रिलेटेड है टेन से, तो जी हाँ, टेन से थोड़ा हमारा रिलेटेड है। और ये टैक्स लगाया जाता था, समझिए, ये टैक्स लगाया जाता था क्लर्गी के द्वारा, यानी चर्च के द्वारा। चर्च जो था वो अपना ही एक टैक्स लगाता था, समझिए। ये टेली जो था ये तो एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि राजा लेता था, किंग लेता था, ठीक, स्टेट लेता था। लेकिन ये जो टाइथ्स था वो सिर्फ चर्च लगाता था। अब समझिए, चर्च देने वाला नहीं है कुछ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के देने वाले नहीं है कुछ, लेकिन लेने वाले हैं। तो ये टाइथ्स जो था वो था ए टैक्स पेड टू चर्च, जो चर्च को पेड किया जाता था। और टैक्स पेयर है कौन? ओनली थर्ड स्टेट, ठीक है। पेड टू चर्च दैट वाज 1/10 रहता था ये किस चीज़ का, ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब थर्ड स्टेट में ज़्यादातर क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर ही प्रोड्यूस होने वाला है, खेती ही होने वाला है। तो उसमें 1/10 जो था वो इनको ही देना पड़ता था, चर्च को ही। अब ये एक टेली जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट लगाता था, जो राजा के पास जाता था, डायरेक्ट टैक्स गिवन टू स्टेट। इसके अलावा भी अब ये नहीं समझे कि ये 2 टैक्स था, जैसे हम लोग का अभी जीएसटी लगा हुआ, हर एक चीज़ पे जीएसटी मिल जाएगा। आप 4000 का मोबाइल खरीदिए, उसमें आपको 400, 500, 600 का आपको टैक्स मिल जाएगा हर गुड्स पे, चाहे वो चॉकलेट हो या कुछ पे। उसी तरह से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, ये सब तो हुआ 2 डायरेक्ट टैक्स जो दिखता था, और ही बहुत सारे टैक्स। वो टैक्स डेली कंज्यूमिंग आइटम्स जो होते हैं, जैसे आप बात करें नमक हो, टोबैको हो, इस सब चीज़ पर भी लगा दिया जाता था। जो चीज़ आदमी डेली कंज्यूम कर रहा है उस सब पर भी बहुत सारे टैक्स लगाया जाता था। अब बात है, ये सब इतना टैक्स हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे ही पहले भी बताया था कि थर्ड स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो 90% या पूरे देश में 90% पॉपुलेशन किसान का है, और किसान सबसे ही टैक्स जा रहा है। अब टैक्स जब किसान से जा रहा है, और किसान कहाँ से प्रोड्यूस करके दे रहा है टैक्स कहाँ से दे रहा है? तो अपने खेती से। समझिए, एक बार अगर खेती गड़बड़ हो जाती है, चाहे बहुत सारे, आप जैसे यहाँ भी एक कंडीशन दिया हुआ है कि ओले गिर गए, हेल स्टॉर्म हो गया, तो क्या होगा? तो उसी चीज़ का भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, खेती कर रहे इतने ही लोग, खाने वाले ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन जो था 1750 से 1789 में जस्ट, ठीक है, फ्रॉम 1750 टू 1789 सिर्फ 1715 से 1789, ठीक है, इतने टाइम में ही पॉपुलेशन ग्रोथ जो था, ठीक है, वहाँ के लोगों का जो ग्रोथ था वो देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ 23 मिलियन टू 28 मिलियन, बहुत ज़्यादा होता है। 23 मिलियन मतलब 2 करोड़ 30 लाख, बहुत ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन। अब किसान उतने ही हैं, ठीक है, और जो भी किसान है वो बेचारे मर जा रहे हैं टैक्स देते देते हुए। उनकी फैमिली को तो कुछ खाने के लिए है नहीं, जो भी है वो चर्च ले जा रहा है, या किसान या राजा ले जा रहा है। अब इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इस पॉपुलेशन ग्रोथ से डिमांड जो है फूड ग्रेन्स की वो बढ़ेगी, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज। अब डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी तो होना चाहिए। सप्लाई कहाँ से होगा? जब खेती बहुत कम है, उसमें मैक्सिमम खेत दूसरा ही आदमी रखा हुआ है, जो दे रहा है वो बहुत ज़्यादा ले ही जा रहा है, ठीक है। तो सबके घर, क्लर्क के, नॉबिलिटी के घर तो भरे हुए हैं, लेकिन किसान का घर तो वैसे ही है, ठीक है। बहुत सारे आदमी है जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसा ही उतना नहीं दिया जा रहा है। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिमांड हाई है, किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है, जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं तो मास्क का, ठीक है, मास्क का, सैनिटाइजर का, इस सब का, तो वो सब 15-20 रुपये में बहुत मिलता था, ठीक है। अभी 2020 का टाइम चल रहा है, हम लोग जानते हैं सबसे वर्स्ट ईयर रहा है तो इस कोरोना वायरस के कारण। तो ये जो ईयर है इसमें अभी मास्क का बहुत ज़्यादा काम है। तो मास्क का काम है तो आप पहले देखेंगे तो 10-15 रुपये में मास्क मिलता था, और अभी 70-80 रुपीज़ में वही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सभी चाहते हैं हम लोग ले लें मास्क, लेकिन सैनिटाइजर, लेकिन यही चाह रहे हैं कि सप्लाई जो है उसका कम है। सप्लाई कहाँ से आएगा? बनाने कितना बनाएंगे वो, ठीक है। और यहाँ पे तो दूसरा भी बात था, ठीक। तो और भी, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझे कि डिमांड एंड सप्लाई वो दोनों एक साथ नहीं चल रहे थे, वे आर नॉट विथ सेम पेस। अब किसी जगह पे बैलेंस रहने के लिए प्राइस भी और डिमांड भी, दोनों चीज़ का जो प्रोडक्शन है और उसका सप्लाई है, दोनों सेम होना चाहिए। अब ये दोनों एक साथ, एक स्पेस के साथ, एक स्पीड के साथ चल ही नहीं रहे, ठीक है। जिसके कारण क्या था,
तो प्राइस ऑफ ब्रेड, रोटी जो सबसे बेसिक नीड होता है वो इंक्रीज़ किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। बहुत सारे जो वर्कर थे, जो एम्प्लॉयड थे या वर्कशॉप में काम करते थे, दुकानों में काम करते थे, फिक्स्ड वेज पे, मतलब उनका एक फिक्स आमदनी रहता था, पैसा रहता था, उनको भी उतना पैसा तो मिलता नहीं था, क्या, जिससे कि वो अपना इतना पैसा बढ़ रहा है, रोटी का, मकान का, दूसरे चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, लेकिन उनका पैसा फिक्स है कि तुमको इतना ही सैलरी मिलेगा, तो कहाँ से नीड पूरा होगा, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा और भी गड़बड़ होता ही जा रहा था, कंडीशन और भी बुरा होता जा रहा था। अमीर के पास तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो अमीर के पास जा रहा है, और गरीब बेचारा भूखा मरते जा रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। तो इससे देखा गया कि जो वाइडनेस था, जो गैप था किसके किसके बीच में, तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच में, रिच एंड पुअर वाइडेंड, और बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि उन सब के पास तो है भर पेट के खाने के लिए है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, बेचारा सब क्या खाएगा। इससे भी बुरा तब हुआ जब मैंने आपको बताया था, जब अभी तो कैसे कैसे घींच घाच के चल रहा था ना, उससे भी बुरा तब हुआ जब ड्राउट एंड हेल, यानी जो सूखापन है और ओला, जो बर्फ गिरता है वो दोनों मिलके, और वो मिलके क्या किया, रिड्यूस द हार्वेस्ट। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। हार्वेस्ट को, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, उसको और कम कर दिया। अब समझिए, ऐसा हो रहा है कि खाने पीने के लिए वैसे ही कमी पड़ रहा है। अब उपज, जो भी उपज हो रहा था, जो भी भले ही अमीर आदमी के पास जा रहा था और अमीर आदमी फ़ायदा उठा के उसको महंगे दाम पे बेच रहा था, जिसके कारण दाम भी बढ़ रहा था, वो भी अब नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो था हार्वेस्ट घट गया था, जिसके कारण जो आदमी का बेसिक नीड है, ठीक है, वो भी नहीं पूरा हो रहा था, मतलब खाना पानी भी नहीं मिल रहा था। तो ये जो कंडीशन है, ये सिचुएशन जो एकदम लास्ट सिचुएशन है कि अगर अब खाना नहीं मिला तो मर जाएगा, ये सिचुएशन आ गया था फ्रांस में 70-89 के टाइम में। और इसी चीज़ को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस मतलब डेली नीड, ठीक है, डेली जो हमको जिस चीज़ का नीड होता है, जैसे खाना हुआ, पानी हुआ, कपड़ा हुआ। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे इस सब चीज़ की भी क्राइसिस हो गई, कमी हो गई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सिचुएशन या अ कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन लिख सकते हैं। आपका बुक लिखा हुआ एक्सट्रीम कंडीशन, जी हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन, वैसा कंडीशन जो एकदम लास्ट पे हो। एन एक्सट्रीम कंडीशन या सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड का, जीने का, या बेसिक नीड्स आर इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडेंजर्ड मतलब नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप सुनोगे इंडेंजर्ड एनिमल, वैसे एनिमल जो अब खत्म होने के कगार पे है। वैसे ही जो इनका खाना जो था, कपड़ा था, मकान था, वो नहीं मिल रहा था, वैसा स्थिति आ गया था। और इसी चीज़ को सब्सिस्टेंस क्राइसिस। कारण क्या था सब्सिस्टेंस क्राइसिस का, तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि पहले ही से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप कैसे लिखेंगे, आपको अगर पॉइंट बना के लिखना है तो लिख लीजिए, राइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीजेज विथ हायर डिमांड द सप्लाई डू नॉट पेस्ट, उसके साथ पेस्ट नहीं पकड़ पाया, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो प्राइस था ब्रेड का वो भी बढ़ गया। ब्रेड खाने का मतलब बेसिक नीड, और भी बहुत सारी चीज़ों का बढ़ा। ब्रेड जो था उनमें से ब्रेड, सॉल्ट सब का बढ़ गया, गैप बढ़ गया दोनों के बीच में। और तब कंडीशन ख़राब हो गया जब एक हेल स्टॉर्म और ड्राउट आया, जिससे कि हार्वेस्ट और ख़राब हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसके कारण जो था बेसिक नीड था आदमियों का वो भी खतरे में आ गया। और इसी कंडीशन को बोला गया है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। कारण भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा और धमाल होने वाला है, जब एक मिडिल क्लास का एंट्री होगा, जब बिजनेसमैन अब पढ़ लिख चुके हैं, उनके पास पैसा आ गया है, ठीक है, वो ओवरसीज़ कुछ कर रहे हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, और पैसा आने के कारण वो अब थोड़ा सा ग्रोथ कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, ठीक है। और राजा चाहते हैं कि जब पढ़ लिख लिए हैं तो ये चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है राजा सबका वो ख़त्म किया जाए। चलिए पढ़ेंगे उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।